युग दृष्टा भारतीय उद्योग जगत के अग्रगण्य पुरुष जमशेद नौशेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में पारसी पुरोहितों के एक परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वे अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे। उनका बचपन नवसारी में ही बीता। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने बंबई में निर्यात व्यवसाय का शुभारंभ किया। 14 वर्ष की उम्र में उनका बंबई में पदार्पण हुआ। पारसी परंपरा के अनुसार उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हीराबाई, जो कि 10 वर्ष की थीं, उनसे हो गया। नौशेरवानजी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, अतः 17 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला एल्फिंस्टीन कॉलेज में करवा दिया गया। कुछ वर्षों के बाद ग्रीन स्कॉलर यानी स्नातक के समतुल्य के रूप में उनकी कॉलेज शिक्षा संपन्न हुई। साहित्य एवं पुस्तकों के प्रति उनका वो तत्कालीन लगाव जीवन पर्यंत बना रहा। शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने व्यवसाय में जोड़ लिया तथा उसकी बारीकियों से उनका परिचय कराना शुरू कर दिया। सन 1859 में उनके पिता ने उन्हें एक व्यापारिक यात्रा पर हांगकांग भेजा, जहां उन्होंने अपनी पारिवारिक फर्म की एक शाखा खोलने हेतु कार्य किया तथा अन्य संबंधित कार्यों में व्यस्त रहे। वहां वे सन 1863 तक रहे। औद्योगिक क्षेत्र में पदार्पण 29 वर्ष की आयु में सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने एक वैयक्तिक व्यापारिक फर्म शुरू की। इसके मार्फत जमशेद जी एवं उनके साथियों ने विदेशों में कुछ सैनिक साजो सामान की आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया। इसमें लाभ का अंश पर्याप्त मात्रा में था, जिससे उन्हें टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने हेतु प्रेरणा मिली। अपने कुछ दोस्तों के साथ भागीदारी में उन्होंने वर्ष 1869 में बंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदी और उसे टेक्सटाइल कारखाने में परिवर्तित कर दिया। इसके प्रबंधन का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक चालू कारखाने में बदल दिया। 2 वर्षों बाद उन्होंने इसे लाभ पर एक कपड़ा व्यवसायी को बेच दिया। उन्होंने इसका नाम एलेक्जेंड्रा कॉटन मिल रखा। सन 1872 में जमशेद जी ने एक बार पुनः इंग्लैंड का रुख किया। इस बार उनका उद्देश्य था वहां के उद्योग का अध्ययन, विशेषकर लंकाशायर स्थित कपड़ा व्यवसाय का अध्ययन। वे भारतीय कपड़ा उद्योग के विकास के इच्छुक थे। उस समय बंबई में लगभग 1 दर्जन कपड़ा मिलें थीं तथा कपड़ा मिलों हेतु ये एक उपयुक्त स्थान समझा जाता था। लेकिन जमशेद जी ने इस सोच के विपरीत मध्य भारत के शहर नागपुर को अपने कारखाने की स्थापना हेतु चुना। इस प्रकार उन्हें उस समय उस क्षेत्र तक स्थापित रेलवे सुविधाओं का भी लाभ मिला। नागपुर शहर का चुनाव करते वक्त उन्होंने 3 मुख्य तथ्यों को सामने रखा: कपास उत्पादन, रेलवे सुविधा तथा ईंधन एवं जलापूर्ति की स्थिति। सन 1874 में 15 लाख रुपए की पूंजी से उन्होंने द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनकी और उनके साथियों की पूंजी लगी हुई थी। 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किए जाने पर नागपुर में एम्परस मिल का शुभारंभ हुआ। नागपुर की सूत कपड़ा मिल ने जमशेद जी के लिए एक प्रयोगशाला का काम भी किया। यहां उन्होंने इसके विकास की प्रत्येक बारीकी पर ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग एवं श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। तत्कालीन समय के अनुसार सबसे उन्नत अमेरिकी मशीनरी प्रतिस्थापित करके कपड़े की गुणवत्ता में भी सुधार किया। वर्ष 1886 में उन्होंने पेंशन फंड तथा वर्ष 1895 में दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी नई शुरुआतें की। इस तरह वे अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों मील आगे निकल गए। अपनी इन प्राथमिक सफलताओं से उत्साहित होकर वर्ष 1886 में ही उन्होंने एक कुख्यात बीमार मिल को खरीदने का विचार किया। 47 वर्ष की आयु में इस बीमार मिल को एक स्वस्थ मिल का स्वरूप देने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। यह मिल, जिसे स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर स्वदेशी कॉटन मिल नाम दिया गया था, प्रमुखतः भारतीय शेयर होल्डरों द्वारा समर्थित थी। उन्होंने खुशी खुशी इसमें निवेश किया, लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि 2 साल बाद मिल लाभांश तक घोषित न कर पाई। कुछ कारणों तथा अफवाहों से शेयरों के दाम गिर गए। टाटा का नाम दांव पर लगा था।
जब बैंकों ने भी ऋण देने से मनाही कर दी तो जमशेद जी ने पारिवारिक ट्रस्ट से एवं एम्प्रेस मिल के कुछ शेयर बेचकर पूंजी इकट्ठी की और उसे स्वदेशी कॉटन मिल में झोंक दिया। इसका मनोवांछित प्रभाव हुआ और शेयरों के दाम फौरन चढ़ गए। अपने सबसे अच्छे दिमाग तथा दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल को उपलब्ध कराईं तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक उच्च श्रेणी की टेक्सटाइल मिल में रूपांतरित कर दिया। शीघ्र ही इसमें निर्मित कपड़े का निर्यात चीन, कोरिया, जापान तथा मध्य पूर्व के देशों को होने लगा। जब जमशेद जी को महसूस हुआ कि बंबई से कंपनी की चीन तथा जापान शाखाओं को जल परिवहन से भेजे जाने वाले माल के भाड़े के रूप में कंपनी के लाभ का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उस समय इस जल मार्ग पर प्रमुख रूप से 3 कंपनियों का एकाधिकार था जो हमेशा अपनी दरें ऊंची रखती थी। इसलिए जमशेद जी ने निप्पन युसेन काइसा नामक जापानी स्टीम नेविगेशन कंपनी का रुख किया ताकि सस्ते परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों ने इसका विरोध किया, परंतु जमशेद जी ने इसका डटकर मुकाबला किया, जिसमें वे विजयी हुए। जून 1896 में इन कंपनियों को उचित एवं प्रतिस्पर्धी स्तर पर अपना भाड़ा घटाने को मजबूर होना पड़ा। जमशेद जी इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि औद्योगिक सफलता हेतु औद्योगिक क्रांति एक मूलभूत आवश्यकता है, अतः वे औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित समुन्नत तकनीक तथा पद्धतियों का उपयोग करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रेलवे एवं टेलीग्राफ का संजाल बढ़ाने का कार्य चल रहा था। टाटा ग्रुप ने अपना औद्योगिक साम्राज्य बढ़ाने में इनका सार्थक उपयोग किया। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रवेश। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही जमशेद जी ने अपने मन में ये सोच लिया था कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना वे अवश्य करेंगे। उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर ये सोच ही एक जीवट का काम था। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार भी भारत में बड़े उद्योग धंधों के विकास हेतु अनिच्छुक थी, अतः सरकार की नीतियां स्वयं ही राह का रोड़ा थीं। लेकिन जमशेद जी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अविचल थे। सन 1901 में जमशेद जी ने अपना ध्यान भारतीय इस्पात उद्योग की ओर किया, जो उस समय प्राथमिक अवस्था में था तथा अत्यंत कम मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता था। इस कार्य में उन्होंने अंग्रेज एवं अमेरिकी सर्वेक्षकों की मदद ली। उनमें मुख्य नाम एक अमेरिकी चार्ल्स पेज पेरिन का है, जिसने लौह भंडार की खोज हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण हेतु कई वर्ष भारत में बिताए। बाद में कुछ भारतीय सर्वेक्षकों ने भी उनका पूरा साथ दिया। तकनीकी सलाह तथा इस्पात निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हेतु उन्होंने यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की यात्रा की। वे बड़े पैमाने पर लौह शोधन का कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस परियोजना पर विस्तृत राशि का निवेश किया। उनकी ये योजना साकार रूप ले पाती इससे पूर्व ही सन 1904 में जर्मनी में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को सजाने, संवारने, विकसित करने तथा अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने के लिए उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र दोराब जी एवं छोटे पुत्र रतन, तथा इन दोनों को सहयोग देने हेतु जमशेद जी के चचेरे भाई R.D. टाटा मौजूद थे। अंतिम दिनों में अपने चचेरे भाई R.D. टाटा, पुत्र दोराब तथा अन्य नजदीकी संबंधियों से उन्होंने अपनी ये इच्छा प्रकट की कि वे उनके द्वारा शुरू कराए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। यदि ऐसा ना कर सकें तो कम से कम अब तक किए गए कार्यों को सुरक्षित रखें। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब साकार हुआ जब कलकत्ता से 150 मील पश्चिम में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की वर्ष 1907 में स्थापना हुई। ये स्थान कच्चे माल, कोयला, जलापूर्ति तथा परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त था, अतः कंपनी का तेजी से विकास हुआ। 16 फरवरी 1912 को खुशगवार माहौल में साकची प्लांट से प्रथम इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ। आज ये देश की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेद जी ने अपनी इस्पात नगरी के लिए जो कल्पना की थी, जमशेदपुर साकची के निर्माण में उसे पूरा सम्मान दिया गया। ताजमहल होटल का निर्माण। जमशेद जी ने बंबई में भारत के सर्वोत्तम होटल ताजमहल होटल का निर्माण किया।
इसके निर्माण में एक बड़ी धनराशि खर्च हुई। इसके निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य था भारत में यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने स्वयं इस होटल की साज सज्जा का सामान खरीदा। होटल उस समय के यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। इसमें एक सोडा एवं बर्फ कारखाना, वॉशिंग एवं पॉलिशिंग मशीन, लॉन्ड्री, एलिवेटर तथा इलेक्ट्रिक जनरेटर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। इसका उद्घाटन सन 1903 में हुआ। उस समय यह बंबई का प्रथम भवन था जो बिजली से प्रकाशित था। इसमें अमेरिकी पंखे लगे थे तथा टर्की शैली के बाथरूम बने थे। किचन हेतु अंग्रेजी बटलरों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिलाकर होटल में वो सारी सुविधाएं मौजूद थीं जो दुनिया के बेहतरीन जाने माने होटलों में मौजूद थीं। जमशेद जी के जन कल्याणकारी कार्य।